नमस्कार, आदाब। दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या घटा दुनिया में इस हफ्ते। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। साउथ चाइना सी पर कब्जे को लेकर चीन और दूसरे देशों में बढ़ा तनाव। तालिबान और अफगानिस्तान हुकूमत आमने सामने बातचीत के लिए तैयार। और क्या यूरोपीय संघ में बना रहेगा ब्रिटेन? साउथ चाइना सी में विवाद हर बीते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। यहां चीन ने अपने बेस पर राडार, मिसाइलें और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। चीन का कहना है कि इस इलाके में अमेरिका के लड़ाकू विमान और समुद्री जहाज लगातार गश्त लगा रहे हैं। यही नहीं बल्कि अमेरिका की शह पर दूसरे देश जैसे कि फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, इंडिया और वियतनाम ने भी यहां दखल अंदाजी बढ़ा दी है। चीन का कहना है कि उसने ये कदम किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी रक्षा के लिए उठाए हैं। लेकिन चीन की हरकत से साफ है कि उसका मकसद इस पूरे क्षेत्र पर कब्जा जमाना है। साउथ चाइना सी में एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन यहाँ अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है। उसने यहाँ अपने लड़ाकू जहाज उतार दिए हैं। इस बार चीन के मंसूबे कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिखाई देते हैं। चीन यहाँ पर छोटे छोटे कई कृत्रिम द्वीप बना रहा है। इन द्वीप के आसपास उसने लड़ाकू जहाज और पनडुब्बी तैनात कर रखी हैं। सैटेलाइट इमेज से इसे साफ देखा जा सकता है। इससे न सिर्फ इस क्षेत्र के वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि पूरे इलाके में तनाव भी काफी बढ़ गया है। I think China's SSMs, surface-to-surface missiles, surface-to-air missiles on Quadron, on Woody Allen rather. Its radars, new radars on Quadron Reef over here. The runway, the 10,000-foot runway on Subi Reef over here, and on Fiery Cross Reef and other places. These are actions that are changing, in my opinion, the operational landscape in the South China Sea. अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दोहराया है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का हक सभी मुल्कों को मिलना चाहिए और साउथ चाइना सी के विवाद पर चीन को इन मुल्कों से बातचीत करनी चाहिए। अमरीका की सलाह से चीन नाराज हो गया है और उसका कहना है कि ये एशियाई देशों के आपस का मामला है और किसी बाहरी को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। दरअसल चीन पूरे साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा मानता है और इस इलाके में वो अपना वर्चस्व बढ़ाने में जुटा है। Here at this summit, we can advance our shared vision of a regional order where international rules and norms, including freedom of navigation, are upheld and where disputes are resolved through peaceful legal means. चीन की आक्रामक नीतियों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के तमाम देश अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाने में लग गए हैं। उन्हें मालूम है कि अकेले चीन का सामना नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी देश आपस में एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। Well, of course, any militarisation of the islands would be a serious concern to not only the region but to globally. But the point about the surface-to-air missiles is in dispute, and so until such time as we have a clear picture of it, of course, it's a matter of concern. साउथ चाइना सी के अलावा चीन की दबंगई ईस्ट चाइना सी में भी दिखाई दे रही है। यहाँ एक विवादास्पद द्वीप जिसे जापान में सिनकाकू और चीन में दियाओ कहा जाता है, इसे लेकर भी चीन और जापान हालिया वक्त में कई बार आमने सामने आ चुके हैं। चीन की आक्रामक नीतियों से सिर्फ एशिया के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के देशों को अंदेशा है और चीन के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग जोर पकड़ रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि चीन की ताकत के चलते कोई भी देश खुलकर उससे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता और चीन इसी बात का फायदा उठा रहा है। अब वक्त है एक ब्रेक का।
तालिबान के साथ रिश्तों को लेकर न सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान बल्कि पश्चिमी देश भी कश्मकश का शिकार हैं। एक तरफ तो पाक और अफगान दोनों ही तालिबान के साथ जंग में उलझे दिखाई पड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान से दोस्ती की कोशिशें भी परवान चढ़ रही हैं। हाल ही में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका की अफगानिस्तान मुद्दे पर चौथे दौर की बातचीत काबुल में आयोजित हुई। इस बातचीत का कोई नतीजा तो नहीं निकला, लेकिन अब तालिबान और अफगान हुकूमत आमने सामने एक दूसरे से बात करेंगे। बरसों तक एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होने के बाद अब तालिबान और अफगान हुकूमत बातचीत के लिए एक दूसरे से मुखातिब होंगे। ये फैसला पाकिस्तान, चीन, अमेरिका और अफगानिस्तान में आपसी सहमति के आधार पर हुआ। चारों पक्षों ने ये घोषणा की कि अगले महीने की शुरुआत में अफगान सरकार और अफगानिस्तान स्थित तालिबान पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अगले दौर की बातचीत करेंगे। I'm hopeful that continuing with this spirit and resolve, the group will now focus on the early adoption of a roadmap for the reconciliation process and identify the way forward for holding direct peace talks between the representative of the government of Afghanistan and the Taliban groups as early as possible. Here I would like to emphasize that Pakistan fully shares Afghanistan's concern that increasing violence is a key challenge and its reduction should be an important objective of the peace talks. अफगानिस्तान के विदेश मंत्री सलाहुद्दीन रब्बानी ने कहा कि अफगान सरकार सभी लोगों के सुलह प्रक्रिया में शामिल होने का स्वागत करती है। उन्होंने पड़ोसी देशों और दूसरे बड़े देशों से इसका समर्थन करने की अपील भी की। गौरतलब है कि इस सिलसिले में पहले दौर की वार्ता 11 जनवरी को इस्लामाबाद में आयोजित हुई। इस बीच अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच जंग जारी है, साथ ही जारी हैं तालिबान के हमले। इन हमलों की वजह से अमेरिकी फौज भी अभी तक अफगानिस्तान में डटी हुई है। The reality is that there is this number of troops and they are doing an effective job in support of our institutions in equipping, in assisting, in training. My perception is that the presence will continue beyond 2016 in one form or another, and that is needed. तालिबान के साथ बातचीत की ये कोशिश कितनी सफल होगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तालिबान में भी इस मसले पर काफी मतभेद हैं। तालिबान के भीतर भी कई ग्रुप ऐसे हैं जो इस मसले पर बटे हुए हैं। ऐसे में तालिबान मसले का हल आपसी बातचीत से निकलेगा, इसकी उम्मीद बेहद कम दिखाई देती है। अब पेश है हमारा सेक्शन खबरें सुपरफास्ट। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने पहली बार ये माना कि पिछले साल रूस के हवाई जहाज को आतंकवादियों ने मार गिराया था। इसके पहले मिस्र के नेता इस बात से इनकार करते आए हैं कि इस हमले के पीछे ISIS का हाथ था। मिस्र के राष्ट्रपति के मुताबिक इस हमले का मकसद मिस्र के पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि इसका असली मकसद रूस, इटली और दूसरे देशों के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचाना था। गौरतलब है कि मिस्र में भी ISIS अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। तकनीक के क्षेत्र में जापानी कंपनियां लगातार उम्दा प्रदर्शन कर रही हैं। इसके अलावा जापान की फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी बेहतर काम कर रही हैं। यहाँ एक कंपनी ने कूलिंग जेल पैच जैसी नई तकनीक लॉन्च की है। यांगून में डॉक्टर बुखार से पीड़ित मरीजों को कूलिंग जेल इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। दरअसल म्यांमार में सरकार बदलने के साथ ही नीतियों में भी बदलाव महसूस किया जा रहा है। विदेशी कंपनियों को यहाँ पर काम करने की इजाजत दी गई है। जापान में हाई प्रेशर ऑक्सीजन रूम बनाया जा रहा है। इसे बहुत से जापानी एथलीट भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ये उम्र दराज लोगों के लिए भी काफी फायदेमंद है। इसके अलावा यहाँ रॉक सॉल्ट भी काफी फेमस है, जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। 1,10,000 से अधिक प्रवासी और शरणार्थी इस साल अब तक भूमध्य सागर पार करके यूनान और इटली पहुंचे हैं। जान जोखिम में डालकर यात्रा करने की कोशिश में 413 लोगों ने जान गंवा दी। ये जानकारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने दी है। इस साल सबसे ज्यादा शरणार्थी यूनान पहुंच रहे हैं। इससे मंदी से जूझ रहे यूनान में नई मुश्किल पैदा हो गई है।
आंकड़ों के मुताबिक अब तक वहां 1,02,547 लोग पहुंचे हैं। इस बीच यूरोप के देशों में उस योजना पर तीखे मतभेद उभर आए हैं, जिसमें कहा गया है कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्यों को शरणार्थियों को पनाह देनी ही होगी। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदारी हासिल करने की दौड़ हर रोज तेज होती जा रही है। इसी के साथ दोनों दलों के टॉप उम्मीदवारों के बीच जबानी जंग भी छिड़ गई है। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सबसे आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो हिलरी क्लिंटन पर मुकदमा चलाएंगे। दरअसल हिलरी ने विदेश मंत्री रहते हुए सरकारी काम के लिए अपने निजी ईमेल का इस्तेमाल किया था। इससे बहुत सी गोपनीय जानकारी लीक होने का खतरा पैदा हो गया था। ये मामला सामने आने के बाद हिलरी क्लिंटन को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। और यहाँ पर हमें लेना है एक और छोटा सा ब्रेक। ब्रिटेन इन दिनों अजीब सी कश्मकश में उलझा हुआ है। दरअसल वहां इस बात पर विचार विमर्श चल रहा है कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में रहना चाहिए या नहीं। अब इस मसले पर वहां 23 जून को रेफरेंडम करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने ही हाल ही में इसका ऐलान किया है। वैसे खुद कैमरॉन का मानना है कि ब्रिटेन को यूरोपीय संघ का हिस्सा बने रहना चाहिए और वो खुद 28 देशों वाले इस समूह का सदस्य बने रहने के लिए प्रचार करेंगे। यूरोपीय संघ का भविष्य अधर में लटकता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल यूरोपीय संघ का अहम सदस्य ब्रिटेन इससे अलग होना चाहता है। ब्रिटेन के लोग इस मसले पर दो भाग में विभाजित हो चले हैं। एक तबका ऐसे लोगों का है जो मानता है कि यूरोपीय संघ से बाहर निकलने पर ब्रिटेन अंधकार में चला जाएगा, उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही रक्षा और आतंकवाद जैसे मसलों पर भी ब्रिटेन अलग थलग पड़ जाएगा। जबकि बहुत से लोगों की दलील है कि अलग होने से ब्रिटेन अपनी मर्जी से अपने फायदे के फैसले ले सकेगा, उस पर किसी का दबाव नहीं होगा। So it looks as though the crucial debate in this referendum, so far as persuading people to stick with Remain or to go to leave, is going to be what they make of the economic consequences of leaving the European Union. 1973 में उस वक्त की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के दौरान ब्रिटेन यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था, लेकिन ब्रिटेन ने साझा मुद्रा यूरो नहीं अपनाई, खुद को शेंगेन के पासपोर्ट मुक्त क्षेत्र से बाहर रखा। ब्रिटेन ने अपना मुक्त बाजार रवैया जारी रखा और नीदरलैंड्स, स्वीडन जैसे कुछ अन्य देशों ने भी ऐसा किया। एक बार फिर इतिहास खुद को दोहरा सकता है कि ब्रिटेन के ईयू से बाहर निकलने के साथ ही 28 देशों के ब्लॉक के कुछ अन्य देश भी इस राह पर चल पड़े। ब्रिटेन के बाहर होने की आशंका से दूसरे देश भी डरे हुए हैं। चेक गणराज्य ने तो साफ तौर पर कहा है कि ऐसा होने से यूरोप में राष्ट्रीयता और अलगाववाद की एक लहर चल सकती है। The 28 heads of state or government unanimously agreed and adopted a legally binding and irreversible settlement for the United Kingdom in the EU. The decision concerning a new settlement is in conformity with the treaties and cannot be annulled by the European Court of Justice. But it will only enter into force if the British people vote to stay. If they vote to leave, the settlement will cease to exist. ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन अपने देश को यूरोपीय संघ के साथ बनाए रखने के लिए देश भर में दौरे कर रहे हैं। दूसरी ओर ब्रिटिश कैबिनेट ही इस मुद्दे पर विभाजित है। 17 सदस्य ईयू के साथ रहने तो 5 अलगाव के पक्ष में हैं। यहां तक कि खुद कैमरन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों में 142 ईयू तो 120 उससे अलग होना चाहते हैं। जानकारों का मानना है कि ब्रिटेन ईयू में बना रहेगा, लेकिन लंदन के मेयर जॉनसन के अलग होने के पक्ष में प्रचार करने से ईयू विरोधी खेमा काफी मजबूत हुआ है। The uncertainty factor is certainly one of the things which we're concerned about at the moment. We've just seen the fourth quarter GDP numbers come out, and what they showed was a very sharp decline in business investment in Q4. That may be a result of the uncertainty which is prevailing throughout global markets
towards the latter part of 2015. ब्रिटेन के अलग होने से भारत में चिंता का माहौल है। फिक्की ने गहरी चिंता जताई है। फिक्की के मुताबिक ब्रिटेन के बाहर निकलने से यूके में काम कर रही कई भारतीय कंपनियों के लिए काफी मुश्किल पैदा होगी। वहीं डेविड कैमरन की कैबिनेट में भारतीय मूल की प्रीति पटेल ब्रेक्जिट यानी अलगाव के समर्थन में है। ब्रिटेन के इस फैसले पर उसके देश के लोगों की ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। और अब बारी है हमारे सेक्शन ग्लैमर अपडेट की। पत्रकार साशा पेफियर की जिंदगी पर आधारित फिल्म स्पॉटलाइट की सफलता ने उन्हें नेम और फेम तो दिलाया ही है, साथ ही उनके लिए मुश्किलें भी खड़ी कर दी हैं। साशा का कहना है कि अब लोग देखते ही उन्हें पहचान लेते हैं। ये कहानी है बोस्टन ग्लोब न्यूज़पेपर में काम करने वाली एक पत्रकार और उसकी टीम की, जो एक कैथोलिक चर्च में बाल यौन शोषण के मामलों का खुलासा करती है। इसके बाद इस मसले को व्यापक तौर पर उठाया जाता है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसके बाद साशा को पत्रकारिता के क्षेत्र में उम्दा काम के लिए मशहूर प्यूलिट्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बड़े शहरों में फैशन तो चलते ही रहते हैं। अब तो मशहूर ब्रांड के अलावा बड़ी मैगजीन भी फैशन शो का आयोजन करने में पीछे नहीं रही। इसके अलावा ये स्टाइल अवार्ड समारोह भी आयोजित करती आई हैं। हाल ही में मशहूर पत्रिका एली ने फैशन अवार्ड का आयोजन किया। इसमें हॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों और मशहूर मॉडल्स ने शिरकत की। इस समारोह में लिव टाइलर और स्टेला मैकार्टनी ने भी शिरकत की। इन्हें स्टाइल आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। भाई जाहिर सी बात है कि अवार्ड मिलने की खुशी इन कलाकारों के चेहरों पर साफ देखी जा सकती थी। हाल ही में जर्मनी में बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस समारोह में बहुत से दिग्गज कलाकारों के अलावा कई राजनेताओं ने भी शिरकत की। समारोह में जर्मनी के कलाकारों का बोलबाला रहा, लेकिन हॉलीवुड से भी कई कलाकार इसमें भाग लेने पहुंचे। समारोह की खास बात रही कि इसमें लगभग 400 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल यूरोप के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल में से एक है। इसका आयोजन 1951 से किया जा रहा है। मशहूर अभिनेता जॉर्ज क्लूनी अपने दमदार अभिनय के लिए सिनेमा जगत में अलग मकाम रखते हैं, लेकिन इसके अलावा वो सामाजिक काम में भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका अदा करते हैं। उनकी पत्नी अमाल क्लूनी भी जानी मानी ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं। इन दिनों जॉर्ज क्लूनी शरणार्थियों की बढ़ती समस्या को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। इसी सिलसिले में वो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से मिलना चाहते हैं। क्लूनी ने हाल ही में रिफ्यूजी सेंटर्स का दौरा किया था और वहाँ लोगों को परेशान हाल में देखकर उन्हें लोगों की मदद का ख्याल आया। मेक्सिको की सुपरस्टार माना को हॉलीवुड में वॉक ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। उन्हें इससे पहले 4 बार ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। माना का बैंड ग्रुप सिर्फ मेक्सिको में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी काफी लोकप्रिय है। इस मौके पर माना ने अमेरिका में रह रहे मैक्सिकन लोगों की समस्याओं पर भी बात की। माना ने कहा कि मेक्सिको निवासियों को कई बार सम्मान की नजर से नहीं देखा जाता और उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हाल ही में आयोजित ग्रैमी पुरस्कार समारोह में रिहाना को भी अपना प्रोग्राम पेश करना था, लेकिन ऐन वक्त पर बीमारी के कारण वो अपना शो पेश नहीं कर पाईं। अपनी प्रस्तुति रद्द होने से रिहाना भावुक हो गई थीं। दरअसल इस प्रोग्राम के लिए रिहाना ने बहुत पहले से ही तैयारी की थी। रिहाना इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो प्रोग्राम देखने के लिए भी नहीं रुकी। गौरतलब है कि ग्रैमी से 2 ही दिन पहले लियोनेल रिची चैरिटी समारोह में रिहाना ने बेहद खूबसूरती के साथ गाया था, लेकिन अचानक ही वो बीमार पड़ गईं। तो ये था दुनिया अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज।